अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। तो चैप्टर 4 था बच्चों कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का, ठीक है। MDSD के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, और जिस पे ओवरऑल ये पूरे का पूरी की पूरी नॉलेज बेस करती है। इसमें हम कुछ और भी देखेंगे जो कि न्यू एडवांस चीजें आ रही हैं जो कि एक सेपरेट फील्ड क्रिएट कर देती हैं। जैसे कि MDSD आया था तो मैं आपको बताया था वो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप था पहले, ठीक है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मगर बट फिर ये एक फील्ड बन गई। MDSD एक सेपरेट फील्ड के तौर पे एग्जिस्ट करना शुरू हो गया। इसी तरह से एक दो टर्म्स और इंट्रोड्यूस हुई हैं MDSD के अंदर, और वो भी इटसेल्फ एक फील्ड के तौर पे एक्ट करेंगी आगे जाकर, ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ फ्यूचर वाली चीजें भी देखेंगे, ठीक है, जो कि MDSD के स्कोप से बाहर की हैं। कुछ MDSD के भी बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टेडी रहूंगी, मतलब कि थोड़ा सा डिटेल में इतना नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी की हैं। बस मैंने बुक्स आपको एक बार चैप्टर नंबर 4 को गो थ्रू करवाना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो था वो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था कहाँ तक। सबसे पहले तो ये जो डोमेन है ये हम लोगों ने तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। मैंने अगेन भी आप लोगों को रिपीट करवाया स्लाइड्स में। मेटा मॉडल भी हम लोगों ने स्लाइड्स में कवर कर लिया है। तो ये जो सारा स्क्रॉल डाउन मैं कर रही हूँ ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया है, ठीक है। मुझे याद है यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बताया था एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट सिंटेक्स का बुक से। तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट सिंटेक्स पर हमने एंड किया था। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट जो सिंटेक्स होता है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं उसमें होती, ठीक है। उसमें हम लोग चीजों की डिक्लेरेशन वाइज चलते हैं, डिक्लेरेशन की तरफ जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते। मगर कंक्रीट सिंटेक्स के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी बात करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं एक कंक्रीट क्लास है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती, ठीक है। मगर एक कंक्रीट फंक्शन जो होता है उसके अंदर उसकी प्रॉपर बॉडी होती है, उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर मेथड कॉलिंग हो रही होती है, आप किसी चीज को प्रिंट कर रहे होते हो, ये तमाम की तमाम चीजें परफॉर्म हो रही होती हैं कंक्रीट के अंदर, ठीक है। मगर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो हमारे पास ये चीजें नहीं होती, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल हमें पता चल रहा होता है कि ये फंक्शन है, ठीक है, इस क्लास का ये फंक्शन है, मगर उसकी बॉडी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो मैंने सपोज लिखा पब्लिक, मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, मैंने सपोज कहा सम, और मैंने ये ब्रैकेट्स लगाई, ये कोई आर्गुमेंट ले रहा है, सपोज मैंने कह दिया अभी के लिए मैं लिख रही हूँ इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। ये तो खैर मैंने नहीं उसको प्रॉपरली जो है वो कर दिया इंट वाई, और जी उसके बाद जो है इसकी हम बॉडी क्रिएट करते हैं। ये जो चीज होती है बच्चों ये एक कंक्रीट चीज है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जो भी मैं कंटेंट लिखूंगी, कोई प्रिंट की लाइन लिख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ये कंक्रीट चीज है। मगर एब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, उसमें हम ये कर देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। उस समय ये पता चलता है कि ये फंक्शन का नाम क्या है, सम, ये क्या ले रहा है, ये दो वेरिएबल्स ले रहा है। और कभी कभी हम सॉरी मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दी, तो या तो रिटर्न टाइप इस तरह से होगी या हम ये कह लें इंट होगी। तो आपको देख के समझ आ जाती है फंक्शन सम का है, दो आर्गुमेंट ले रहा है और रिटर्न करवा रहा है कुछ ना कुछ, मगर आपका इम्प्लीमेंटेशन से लेना देना नहीं, आपका उसकी बॉडी से लेना देना नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट भी सिंटेक्स होता है। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स भी आपको पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स कैसे, उस तरह का सिंटेक्स होता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन वाइज चीज नहीं होती, मगर हम लोग कोड को देखते हैं, यानी कि उसके सिंटेक्स को देखते हैं। इसी तरह से जो कंक्रीट सिंटेक्स होता है उसके अंदर हम लोग प्रॉपरली उसकी बॉडी क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स को पकड़ते हैं, उनका आपस में ऑपरेशन उन पर लगाते हैं। सपोज सम का ऑपरेशन लगा दिया, फिर आपने उसको सपोज कुछ और कहीं पे भेजना है, केस लगाना है, केस वगैरह लगाया, इफ एल्स लगाया, आखिर में उसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो ये जो सारा काम होगा, ये जो कोड होगा, ये क्या होगा, कंक्रीट सिंटेक्स होगा। अच्छा बच्चों, स्टैटिक सिमेंटिक, अब स्टैटिक सिमेंटिक जो होता है बच्चों बेसिकली वो सिंटेक्स ओरिएंटेड टर्म है। मैंने आप लोगों को पहले सिमेंटिक का मतलब बताया था, मैंने कहा था सिमेंटिक क्या होता है। सिमेंटिक एक मीनिंग ओरिएंटेड टर्म है कि चीजों का मतलब समझना, उसका मीनिंग समझना कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप कोई मूवी देखते हो या कोई ड्रामा देखते हो, आपने अपने फ्रेंड को 15 मिनट के अंदर प्रॉपर डायलॉग्स के साथ वो ड्रामा या वो एपिसोड बता देते हो, ठीक है, कि इस एपिसोड में ये हुआ, प्रॉपर डायलॉग्स के साथ और एक्सप्रेशंस के साथ, बट स्टिल आपके दिमाग में क्या रहा था
ठीक है, आपके दिमाग में मतलब रहा था, सिमेंटिक रह गई थी, मीनिंग रह गया था, ठीक है। तो सिमेंटिक बेसिकली क्या होता है, मीनिंग। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी से आपको क्या मिलता है, जो सिनोनिम है वो मीनिंग नहीं है, जैसे लफ्ज के जो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है, वो एक एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग नहीं होगा। मीनिंग मतलब कि आप उसको डिस्क्राइब कर सको, उसका मफहूम बता सको, ठीक है। जैसे अशआर की तशरीह होती थी, तशरीह कैसे कर सकते थे, एक चीज समझ आ जाती है, मतलब उसका मतलब समझ में आ जाता है, तो ये सिमेंटिक बेसिकली मीनिंग को कहते हैं, ठीक है, जनरल टर्म्स में। तो स्टैटिक सिमेंटिक जो है ये बेसिकली सिंटेक्स ओरिएंटेड टर्म है, ठीक है। इसमें हम लोग लैंग्वेज के सिंटेक्स की बात करते हैं, ठीक है, कि सिंटेक्स प्रॉपरली वेल डिफाइंड सिंटेक्स हो, वेल अंडरस्टैंडेबल सिंटेक्स हो, किस चीज को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो स्टैटिक सिमेंटिक हम समझाते हैं अपने कंपाइलर को कि वो सिंटेक्स को अंडरस्टैंड कर सके, कि लैंग्वेज के सिंटेक्स ओरिएंटेड, सपोज आप सेमी कॉलन नहीं लगाते, आप जैसे ही कंपाइल करते हो आपको एरर शो हो जाता है, ठीक है, कि ये चीज यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है, ठीक है, या ये लूप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप एग्जैक्ट उस लाइन पे जाते हो, आप कहते हो ओहो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं की, या मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था, ठीक है। तो उसने वो कैसे अंडरस्टैंड किया, कंपाइलर को कैसे पता चला कि यहाँ पे सिंटेक्स ओरिएंटेड मसला है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको एक स्टैटिक सिमेंटिक समझाया हुआ था। तो स्टैटिक यानी कि स्टैटिक सिमेंटिक की जब भी बात आएगी तो याद रखना है कि ये लैंग्वेज के सिंटेक्स की बात हो रही है, ये लैंग्वेज के मीनिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हम लैंग्वेज का मीनिंग अंडरस्टैंड करने की बात नहीं कर रहे, ठीक है। वैसे तो सिमेंटिक का मतलब यही होता है ना कि हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, तो ये लैंग्वेज का मीनिंग नहीं है, ये उसके सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करने की बात है। आगे है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, डीएसएल्स, ठीक है, ये भी जो है ये टॉपिक हम लोग काफी हद तक कवर कर चुके हैं, मैं एक बार इसको समराइज कर देती हूँ, ठीक है। जब भी डीएसएल की बात होती है तो वो किसी ना किसी डोमेन से बनता है, ठीक हो गया, डीएसएल किसी ना किसी डोमेन से बनता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार इसका ना फ्लो चार्ट टाइप ना क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कोई डोमेन होती है, ठीक है, उस डोमेन को यूज करते हुए या उस डोमेन को फॉलो करता है, कौन फॉलो करता है, एक डीएसएल, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज उसको फॉलो करती है, उसमें डोमेन ओरिएंटेड तमाम की कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इस डीएसएल के अंदर क्या क्या होता है, इस डीएसएल के अंदर मेटा मॉडल्स की डेफिनेशन होती है, मेटा मॉडल्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके अंदर हमारे पास ओवरऑल मेटा मॉडल्स की डेफिनेशन है। अब जो मॉडल्स बनेंगे, जो हम कहते हैं कि मेटा मॉडल के इंस्टेंसेस हैं, हम कहते हैं ना कि कोई भी मॉडल होगा तो वो उसकी पेरेंट क्लास का क्या होगा, इंस्टेंस होगा, ठीक है, यानी कि उसका बेसिकली एक चाइल्ड होगा या उसका एक इंस्टेंस होगा। तो जो मॉडल्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, वो डीएसएल से बनेंगे, ठीक है। मॉडल्स किससे बनेंगे, डीएसएल से बनेंगे। इसके अंदर हम मजीद भी इसकी एक और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन भी बिल्कुल आगे, ये कुछ ही मिनट्स के अंदर हम लोग इसकी नेक्स्ट भी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब डीएसएल के अंदर किसकी डेफिनेशंस है, मेटा मॉडल्स की डेफिनेशंस है, ठीक है, या मेटा मॉडल और डीएसएल मतलब ये ऑलमोस्ट मिलके हमारे पास एक ओवरऑल हमें डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स मेटा मॉडल के अंदर इम्बेड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनसे जो इंस्टेंसेस बनते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स किसी न किसी डीएसएल को फॉलो करते हैं या किसी न किसी मेटा मॉडल के इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशंस मेटा मॉडल के पास होते हैं और मेटा मॉडल खुद एक डीएसएल के साथ लिंक हो होता है या उसकी डेफिनेशंस एक डीएसएल के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मेटा मॉडल किस तरह से क्रिएट होंगे, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस एक डीएसएल के अंदर हम लोग लिखेंगे और वो डीएसएल किसी न किसी डोमेन ओरिएंटेड मतलब उस पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका एक फ्लो है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। DSL serves the purpose of making the key concept of a domain। किसी भी डोमेन के जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं डीएसएल के अंदर डिफाइन हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि डीएसएल के अंदर ये जो भी हमने बिल्कुल ये से हम लोगों ने एरो जो किया है, ठीक है, कि डीएसएल के अंदर डोमेन के की कॉन्सेप्ट्स डिफाइन हुए हैं, ठीक है। इट पोजेसेस अ मेटा मॉडल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक मेटा मॉडल होता है, ठीक है। और उसके अंदर स्टैटिक सिमेंटिक यानी कि लैंग्वेज का सिंटैक्स और जो भी इसको सिमेंटिक है वो हम लोग उसको समझा देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम उसका कंक्रीट सिंटैक्स भी बता देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक डीएसएल के अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स भी है, ठीक है, कंक्रीट सिंटैक्स भी है, स्टैटिक्स सिमेंटिक भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हमारे मेटा मॉडल की डेफिनेशंस वगैरह भी हैं, मगर ये मुकम्मल नहीं है अभी भी।
अभी भी इसमें बहुत सी चीजें मिसिंग हैं, इसके अंदर डायनेमिक सिमेंटिक ऐड करना जरूरी है कि डायनामिकली चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। अब डायनेमिक सिमेंटिक क्या होगा जी, डायनेमिक सिमेंटिक की हम बात करें, सिमेंटिक से याद रखना है मीनिंग की बात हो रही है, ठीक है, उसके मतलब की बात हो रही है कि आपने उसका अंडरस्टैंड करना है। तो स्टैटिक सिमेंटिक को तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो डीएसएल हुआ होगा, मगर ये लिमिटेड है, ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पूरा डीएसएल रेडी है या हमारा डीएसएल मिच्योर है, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत सी चीजें मिसिंग है डीएसएल के अंदर, ठीक है। वो जो चीजें मिसिंग है, ठीक है, या इसको नीड अब किसकी है, अब डीएसएल को नीड है कि ये डायनेमिक सिमेंटिक को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। डायनामिक सिमेंटिक ओवरऑल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि हमने ऊपर बात की कि स्टैटिक सिमेंटिक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसके सिंटेक्स की बात हम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग उसके मीनिंग की बात करें। अब लैंग्वेज के मीनिंग को समझने की क्या बात है, मतलब ये लाइन, इस लाइन का मतलब क्या होगा कि हम लैंग्वेज के मीनिंग को समझें, ठीक है। इसमें हम लोगों के पास मतलब के दो तीन टास्क पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है। पहला काम बच्चों हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस को हैंडल करना, कि जो मॉडल्स के आपस में ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मॉडल है वो दूसरे मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब ये काम भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हम लोग इसको ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। दूसरा काम जो हो रहा होता है वो मॉडल्स के इंस्टेंसेस जो बन रहे हैं, एक मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, फिर दूसरे मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये दोनों टास्क को हैंडल करना वो भी डायनामिकली, ठीक है। और जब किसी एक मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अब हमारे पास मॉडल्स में तो वैरायटी है, बहुत से मॉडल्स हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी ढेर सारे हैं हमारे पास, स्पेसिफिक भी ढेर सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स के इंस्टेंसेस क्रिएट होने हैं, और ये भी डायनामिक, दूसरा हम कह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो भी ऑटोमेटेड होनी है। तो इस चीज को समझाना, ठीक है, क्या है डायनामिक सिमेंटिक, डायनामिकली आप ओवरऑल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, चीजों को अंडरस्टैंड करें कि डायनामिकली स्ट्रक्चर को किस तरह से हैंडल करना है। जब ये चीज भी हम उसको बता देंगे, तब हम कहेंगे एक ये प्रॉपर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हमारी मिच्योर है, ठीक है। तो ये लाइन में नीचे हाईलाइट हुई है, इसमें यही बात की गई है, ठीक है, कि एक तरफ क्या कर रही होती है, लैंग्वेज के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रही होती है, ठीक है, ताकि मॉडल्स के इंस्टेंसेस बन सकें, और दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशंस को हैंडल कर रही होती है, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फॉर्मल मॉडल्स की तरफ। बिल्कुल अभी हमने देखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मॉडल्स। मॉडल्स क्या हैं, इंस्टेंसेस हैं मेटा मॉडल के। तो फॉर्मल मॉडल भी एक इसी तरह का मॉडल ही है, ठीक है, जो कि एक डीएसएल, जिसके लिए एक डीएसएल जरूरी है, कोई भी मॉडल होगा उसके लिए डीएसएल जरूरी है, या उसके लिए एक मेटा मॉडल जरूरी है। और मेटा मॉडल और डीएसएल ऑलमोस्ट एक ही चीज है, ठीक है। मेटा मॉडल की डेफिनेशन हमें डीएसएल से मिल रही है, ठीक है। तो अब फॉर्मल मॉडल्स को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हमने अब इस मॉडल को फॉलो करना है, अपने कोडिंग की तरफ चलना है। और कोडिंग के में हमारा मेन मकसद क्या है, चीजों की ऑटोमेशन। जो भी हमारा कोडिंग स्टाइल है उसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स चीज हम क्रिएट करें, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल हो, ठीक है। तो इसी मॉडल्स को हम क्या कह रहे हैं कि फॉर्मल मॉडल्स, ठीक है। फॉर्मल मॉडल्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की या ऑटोमेशन, कोड की ऑटोमेशन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मल मॉडल को जरूरत होती है किसी ना किसी डीएसएल की, ठीक है, हमने ये डिपेंडेंसी लगाई हुई है, ये लगाई हुई है ना, इसको जरूरत है, मॉडल को जरूरत है किसकी, डीएसएल की, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, इट इज फॉर्मुलेटेड इन द डीएसएल कंक्रीट सिंटेक्स। डीएसएल के अंदर हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास कंक्रीट सिंटेक्स डिफाइन हुआ हुआ होगा, ठीक है। तो वही उसी कंक्रीट सिंटेक्स से हम लोग ये मॉडल्स के इंस्टेंसेस जो है ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली डिफाइन किस में हुए होते हैं, डीएसएल के कंक्रीट सिंटेक्स के अंदर डिफाइन हुए होते हैं, तभी हम लोग आगे इसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इंस्टेंस होते हैं किसी न किसी मेटा मॉडल के, ठीक है। तो फॉर्मल मॉडल से सिर्फ याद रखिएगा, यहाँ पर हम बेसिकली एक एग्जांपल को डिस्कस करने लगे हैं फॉर्मल मॉडल्स की। अब ये एग्जांपल देख लें, बड़ी पुरानी, हम लोगों ने ये 3rd चैप्टर के अंदर देखी थी, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल को देख लें। आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिजाइन हमने देखा था, ACMDSD की एग्जांपल देखी थी। तो वो जो ACMDSD का जो भी हमने मॉडल क्रिएट किया था, ठीक है, वो उसका हम कह सकते हैं ये एक फॉर्मल मॉडल है, ये एक फॉर्मल मॉडल के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है, MDSD के कॉन्सेप्ट में।
जब भी ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करेंगे, किस तरह से हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है हम ACMDSD के अप्रोच को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मल मॉडल है, ठीक है, जो कि किसी न किसी मेटा मॉडल से डिराइव हुआ है, और डेफिनेशन जो है वो DSL में, जो हमने पूरा स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3 की केस स्टडी में देखा था, तो यहाँ पे उसको एज एन एग्जाम्पल में हम फॉर्मल मॉडल की एग्जाम्पल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आर्किटेक्चर सेंट्रिक बिजनेस सॉफ्टवेयर की बात होगी, डोमेन क्या होगी हमारी, बिजनेस सॉफ्टवेयर। आप जब भी क्या होगी, बिजनेस सॉफ्टवेयर की होगी, तो जो आप फॉर्मल मॉडल चूज करेंगे वो कौन सा होगा, आर्किटेक्चर सेंट्रिक MDSD। प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि चीजें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बेसिकली हमें सोल्यूशन स्पेस देता है। हमने स्लाइड्स के अंदर ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे, प्रॉब्लम स्पेस, सोल्यूशन स्पेस, कॉन्सेप्चुअल स्पेस, ठीक है। प्रॉब्लम स्पेस क्या है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये हमारी प्रॉब्लम स्पेस है। हम पहले देखते हैं हमारी प्रॉब्लम किस कैटेगरी में फॉल करी। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है, आपने उसकी डोमेन देखी, ठीक है, डोमेन क्या है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो आपने कहा ठीक है इसके लिए हम ACMDSD के अप्रोच यूज करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये हमें DSL से मिलेगी, ठीक है। DSL से हम लोग प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम इस डोमेन की है, मगर जो सोल्यूशन स्पेस है वो हमें प्लेटफॉर्म देगा। मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम किस तरह से वर्केबल करेंगे, उसको किस तरह से अपने सोल्यूशन को प्रैक्टिकली रियलाइज करवाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। जब आपके पास प्लेटफॉर्म होगा, कोई ना कोई कोडिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद होगा, तब आप उसको कोड कर सकते हैं। तो अब ये सिर्फ आपने इसको लिमिटाइज नहीं कर देना एक कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है, कि कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्लेटफॉर्म में हमारे पास और ही बहुत सी चीजें आ जाएंगी। उन चीजों में फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे, ठीक है, कि आप फ्रेमवर्क कौन सा चूज कर रहे हैं। जैसे कि आप सिंपल कहते हैं, अगर इसकी बात करें, वेब की बात करें, तो आप कहते हो सबलाइम की जरूरत है, ठीक है, या नोटपैड की जरूरत है, ठीक है, या कोई भी आप कोडिंग के लिए यूज कर लें उसकी जरूरत है, ठीक है। साथ आपको जैम्प की जरूरत है एज अ सर्वर के तौर पे, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा नीचे जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन बिल्डअप होगी, वो बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। तो जो आपने पहले पूरा लेआउट क्रिएट किया है एप्लीकेशन को कोड करने से पहले, वो क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप अपने सिस्टम को सेट कर दिया, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, जो भी पैकेजेस थे वो डाउनलोड कर लिए, ठीक है, हर चीज कर ली, हर तरह की लिंकिंग कर ली, सर्वर को भी अटैच कर लिया, ठीक है। जब आप लोग उसको प्रॉपरली कोड करने या रन करने की तरफ जाओगे, ठीक है, तो तब आप कहोगे मेरा प्लेटफॉर्म रेडी है, प्लेटफॉर्म रेडी है, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली क्या करेगा, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा कोड बिल्ड करते हो और जनरेट करते हो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे भी उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है हमें प्लेटफॉर्म की, ठीक है। एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि J2EE, ठीक है, और अपाची का सर्वर उन्होंने यूज किया, ठीक है, एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो काफी हद तक आपको समझ आ जाएगा कि प्लेटफॉर्म से उनका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें हार्डवेयर भी चीजें आ रही हैं, इसमें ओवरऑल जो भी आप एक बेसिक बिल्डअप रेडी करोगे एप्लीकेशन को रन करने के से पहले, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्पेस और सोल्यूशन स्पेस की वही बात जो मैंने पहले कर दी कि DSL से हमें पता चलेगी प्रॉब्लम स्पेस, कि हमारी प्रॉब्लम इस कैटेगरी की है, और सोल्यूशन स्पेस के सोल्यूशन उसका किस तरह से पॉसिबल है वो हमें प्लेटफॉर्म से पता चलेगा। जो भी हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होगा उससे हमें सोल्यूशन स्पेस पता चलेगी। अक्सर बच्चों ये जो प्लेटफॉर्म की रिसोर्स होती हैं ये हमें ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। क्लाउड वाले जो होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले होते हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म की रिसोर्सेज ले लो, ठीक है। वो आपको रैम की भी फीचर्स देते हैं, सारे सॉफ्टवेयर भी देते हैं, हर चीज फुल फ्लैज रेडी करके देते हैं, आपने सिर्फ कोड करना होता है, ठीक है। तो वो आपको सोल्यूशन स्पेस दे रहे होते हैं। इंटरनेट वाले आपको क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सोल्यूशन स्पेस दे रहे होते हैं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनकी रिसोर्सेज को यूज करते हुए कर सको, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की भी काफी हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। जी। नेक्स्ट है बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। ये सिंपल हम बात कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म हमें ओवरऑल बिल्डिंग ब्लॉक दे रहा है, ठीक है। एक पहला स्टेप है कोड करने से पहले, तो प्लेटफॉर्म कैन बी फाउंडेड ऑन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। हमें मिडल वेज की जरूरत होती है, लाइब्रेरीज की जरूरत होती है, फ्रेमवर्क्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, इन सबको हम जब कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं ठीक है अब हमारा प्लेटफॉर्म है। तो एक प्लेटफॉर्म एक सिंगल एंटिटी नहीं है, वो उसमें लाइब्रेरीज भी आ जाती हैं, फ्रेमवर्क्स भी आ जाते हैं, कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, मिडल वेयर्स भी आ जाते हैं, तमाम चीजों जब आप सेट कर देते हो तब आप कहते हो ठीक है अब मेरा प्लेटफॉर्म रेडी है। तो अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। इसको बहुत बार हमने स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको बिल्कुल लाइट से समराइज करूंगी। अभी हमने दो चीजों की बात की है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। उन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं,
जब हम उन दोनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या बनती है, कॉन्सेप्चुअल स्पेस। कॉन्सेप्चुअल स्पेस, ठीक है। प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन, और बीच में हमारा कॉन्सेप्ट लाया कर रहा है, ठीक है। उस सोल्यूशन को कोड करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बीच में लाया कर रहा है, और उस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आगे वही बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस में किस किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है जी, 3 तरह की है। मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन है, मॉडल टू प्लेटफॉर्म है, और मॉडल टू कोड है, ठीक है। आगे आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, जो एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर को हम क्या कह रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात होती है फैमिलीज की। सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज, इनको भी हम लोग चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास सिमिलर आर्किटेक्चर होता है बिजनेसेस के अंदर, जहाँ पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, प्रोडक्ट के सेल्स डिपार्टमेंट को भी, जो जिन्होंने हायरिंग्स वगैरह करनी है, HRM डिपार्टमेंट है, उसको भी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, जिसने बिल्स प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, उसको भी सॉफ्टवेयर की जरूरत। हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट को, छोटे छोटे डिपार्टमेंट को सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ऐसे केस में हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम की क्रिएट करना पड़ती है। अब यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इसको देख लें। द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेट है, एक प्रोडक्ट की बात नहीं करे, मल्टीपल या ऑल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट कैन बी क्रिएटेड विद अ सर्टेन डोमेन आर्किटेक्चर, किसी डोमेन के आर्किटेक्चर को यूज करते हुए आपकी जो नीड है वो तमाम प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप उन तमाम प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकें। इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज, ठीक है। किसी डोमेन के आर्किटेक्चर को यूज करते हुए, जो यहाँ पे हम जिसको हम वही कहते हैं आर्किटेक्चर सेंट्रिक कहते हैं, ठीक है, उसको यूज करते हुए आप तमाम प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर सकें, इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज। अदर वर्ड्स में हम क्या कहते हैं, यूजेस द डोमेन आर्किटेक्चर फॉर इट्स रियलाइजेशन। किसी न किसी डोमेन के आर्किटेक्चर को बेसिकली वो यूज करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की फैमिलीज को रेडी करने के लिए। और ये इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास किस तरह की होती है, रीयूजेबल होती है, ठीक है, और हम उसको जब चाहें चीजों को रिक्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओल्डर ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन भी इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएशन है, ठीक है। अक्सर आप देखते हो कि बिजनेस वाले कहते हैं ये हमारी प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। उसमें वो कहते हैं, सपोज अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो वो कहते हैं हमने लिपस्टिक्स को लॉन्च किया है, ठीक है, और साथ हम लोगों ने सपोज ग्लॉसेस की बात कर लें कि हमने लिपस्टिक और ग्लॉसेस को लॉन्च किया, तो ये भी 2 आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो वो उसमें एक प्रोडक्ट नहीं, उसमें भी वो कह लें कि 50 to 60 प्रोडक्ट्स या 100 प्रोडक्ट्स लिपस्टिक की और 100 प्रोडक्ट्स उसकी, उसमें डिफरेंट शेड्स हैं। तो ये हम बात क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट लाइन की, कि प्रोडक्ट बेशक एक ही, उसमें छोटी छोटी वेरिएशन है, ठीक है, और इस तरह से। तो ये भी सिमिलर टर्म्स में आ जाती है हमारे पास। आगे चलते हैं, मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर, MDA। ये जो चीज है MDA, इसमें स्लाइड्स के अंदर हमने इसको काफी डिस्कस कर लिया था। ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो ये नीचे गिवन है, ये सारे स्लाइड्स के अंदर थे। जनरेटिव प्रोग्रामिंग, ये भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारा जनरेटिव प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इसको लाइट से हम लोग टच कर लेते हैं, इसकी मेनली यहाँ पे डेफिनेशन देखनी है, कुछ पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। सकते हैं जनरेटिव प्रोग्रामिंग का फिर कॉन्सेप्ट इसी चीज को एज अ बेस के तौर पर फॉलो करता है कि कॉपी पेस्ट एंड मैनिपुलेट, ठीक है, कि आप चीजों को, आपको पिक करना आता हो, पेस्टिंग पता हो कि किस जगह पेस्ट होना है, ठीक है, और उसके बाद आप उसमें चेंजेस, उसको मैं मैनिपुलेशन भी कर सकूं, ठीक है। तो हमने ACMDSD का जो मैंने पूरा वो डायग्राम की फॉर्म में आप लोगों को लेक्चर में समझाया था, ठीक है। उसमें भी हम लोग क्या कह रहे थे कि वो डायग्राम्स के जरिए जो भी चीज कोड होगी वो अपनी स्पेसिफिक आईडीज के थ्रू हमारे पास जो हमारा जो जनरेटिव स्ट्रक्चर था वहां पे जाके मॉडल एलिमेंट्स थे, जो कि हमने कहा था UUIDs वाला जो यूनेट था, ठीक है। तो वो जो मॉडल एलिमेंट्स थे और जो हमारे पास प्रोटेक्टेड रीजन्स थे, वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके वो कोड पेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे सिखाई थी कि ये जनरेटिव है, ये चीज जनरेटिव आर्किटेक्चर है, ठीक है, कि वहां से चीजें, अगर आपने कोई बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसका जो कोड है वो एग्जैक्ट आके उसके अपने प्रोटेक्टेड रीजन जो कोड है वहां पे आके पेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीजें जनरेटिव प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखा था। यहाँ पे डेफिनेशन देखें, जनरेटिव प्रोग्रामिंग इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, पैराडिगम बेस्ड ऑन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज। जब भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की फैमिलीज की बात आती है तब हम बात करते हैं जनरेटिव प्रोग्रामिंग की, ठीक है। और वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था वो मैंने ACMDSD का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया था, ठीक है।
कि आर्किटेक्चर बिल्ड कैसे होता है और डेवलप कैसे होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक तो बात समझ में आ गई जनरेटिव प्रोग्रामिंग आपने कब यूज करना है, ठीक है, जब आपके पास फैमिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर होगी, सच एज गिवन अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की जो सिस्टम आपने बनाना है उसकी आपको कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो वर्ड का डॉक्यूमेंट आपको दे दें कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, जिसको आप लोगों ने मॉडल करना है, ठीक है, वो देंगे। अ हाईली कस्टमाइज एंड ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट एंड एंड प्रोडक्ट कैन बी ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर्ड। तो रिजल्ट जो होगा वो कैसा होगा, हाईली कस्टमाइज, कस्टमर या जो भी होगा यूजर वो उसको कस्टमाइज कर सकता है, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होगा, ठीक है, किसका, एंड प्रोडक्ट का, या आप उसी कह रहे हैं कि हाईली कस्टमाइज या इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट कैन बी ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, वो जो ये हाईली कस्टमाइज जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी ये ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरेबल है, ठीक है, ऑन डिमांड। आप जो जब डिमांड प्लेस करोगे, ठीक है, आप डिमांड प्लेस करोगे, अपनी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करोगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, और आपको रिजल्टेंट में कस्टमाइज एंड प्रोडक्ट और ऑप्टिमाइज एंड प्रोडक्ट मिल जाएगी थ्रू जेनरेटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। और एक चीज हमने यहाँ जनरेटिव प्रोग्रामिंग में देखी थी, कोई भी चीज आप इसको फीड नहीं कर सकते, इसको दे नहीं सकते एज एन इनपुट के तौर पे अगर आपने उसको पहले चेक नहीं किया। ये हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे ACMDSD के उसमें भी इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वही बात है, रीयूजेबल इंप्लीमेंटेशन कंपोनेंट्स बाय मींस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नॉलेज, कि ऑलरेडी आपने पहले उसको कॉन्फ़िगर किया होगा, उसको वेरीफाई किया होगा, उसको चेक किया होगा, तभी आप उसको जनरेटिव आर्किटेक्चर में फीड करेंगे, ठीक है। आगे हैं जी कुछ फैक्टर्स, इस में पहले में उन्होंने प्रोडक्ट लाइन की बात की है, वही के सॉफ्टवेयर सिस्टम की फैमिलीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ये वही पॉइंट्स हैं जो ACMDSD के पॉइंट्स है, बिल्कुल लाइट सा डिफरेंस है, क्योंकि ACMDSD जनरेटिव प्रोग्रामिंग की टेक्निक को यूज करता है, इस वजह से इनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। पहला पॉइंट वहां पे भी फैमिलीज का था, यहाँ पे भी हम कह रहे हैं प्रोडक्ट लाइन या उन्हीं फैमिलीज की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इसका क्लेम है कि ये 100% ऑटोमेशन करता है, मगर हम लोगों ने ACMDSD में देखा था कि ये क्लेम छोटे सॉफ्टवेयर के लिए वर्क करता है, बड़े सॉफ्टवेयर में हमें ये 60% ऑटोमेशन होती है, 40% हमें सेल्फ कोड करना पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा डिस्कस हुआ था चैप्टर नंबर 3 के एंड के ऊपर, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि इसका एम्फेसाइज जो इसका मेन फोकस होता है वो क्या होता है, प्री डिफाइंड ऑटोमेटेड कंपोनेंट्स। हम एप्लीकेशन बनाते हैं, इनके पास अटोमिक होता है बच्चों, यूनिक, ठीक है। तो कुछ ऑलरेडी जो यूनिक कंपोनेंट्स डिफाइन हुए पड़े होते हैं, उन्हीं की नॉलेज को यूज करते हुए हम लोग उसी की बेस उसी को एज अ बेस यूज करते हैं, हम एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने परफॉर्मेंस की बात की, ठीक है। तो ये सिंपली जनरेटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर एक छोटा सा वो था, डिस्क्रिप्शन थी, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर देखी थी, मगर अब इसकी थोड़ी सी डिटेल है, इसको एक बार जो है वो रिव्यू कर लीजिएगा। इसमें कुछ खास मुश्किल चीजें नहीं है, मैं एक बार वैसे समराइज कर देती हूँ। प्रॉब्लम स्पेस, इसमें डोमेन ओरिएंटेड बात हो रही है, DSL की बात होगी, डोमेन की बात होगी, मेटा मॉडल की बात होगी, ठीक है। सोल्यूशन स्पेस प्लेटफॉर्म की बात होगी, प्योरली प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड जो चीजें होंगी उसकी आप बात करेंगे, ठीक है, जो कि प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसीज होगी। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन नॉलेज है, यहाँ पे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे, ठीक है, कि चीजों की ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर आप लोग ये बात करोगे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं बच्चों, सॉफ्टवेयर फैक्ट्रीज। तो अब ये बेसिकली एक न्यू टर्म है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से, और उन्होंने नाम रखा है सॉफ्टवेयर फैक्ट्रीज। किसका नाम रखा है, IDEs का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स जो होते हैं IDEs। अब जब इन्होंने नाम बदला है तो इसका स्कोप भी बढ़ा दिया, IDEs का जितना स्कोप था मेरा, ये स्कोप इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एज एन एग्जांपल के तौर पे आप लोग ले लें अपना एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। अब उस एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज करते हुए आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई और बंदा किसी दूसरी सिटी में बैठ कोई और एप्लीकेशन बना रहा है, यानी कि लोग एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर बेसिकली एक फैक्ट्री है जो कि सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन की फैक्ट्री कौन सी है, एंड्रॉयड स्टूडियो। इसको बस लाइट से याद रखें, मॉडल इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग, ये एक नई टर्म है,
ठीक है, जो कि ACMDSD के अंदर आई है। इसमें हम लोग रियल टाइम जो सिस्टम्स नहीं होते, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, और जो हम लोग बात करते हैं कि बिल्कुल हमें रियल लाइफ जैसी जो फील आती है, तो रियल टाइम जो चीजें होती हैं और जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आप लोग कार को ऑटो ड्राइव पे लगा देते हो, जो आपका जो प्लेन होता है उसको भी आप ऑटो फ्लाइट मोड पे लगा देते हो। इस तरह से जो है ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये इसमें हम लोग मॉडल इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं, और ये एक न्यू एक कह लें कि डोमेन निकल रही है, एक न्यू फील्ड है पूरी की पूरी MIC की। ठीक है, ये MDST कैटेगरी में फॉलो नहीं करती, और ये OMG जो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है उसको भी फॉलो नहीं करती, ये उसके स्कोप से उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती। ये MIC, ये ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो है हमारा OMG, उसको भी फॉलो नहीं करती, मगर ये बेसिकली कंपैटिबल है MDSD के साथ, मगर MDSD OMG को फॉलो करती है। तो इस वजह से एक ये सेपरेट फील्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें बता रहे हैं कि बेसिकली ये एक हमारे पास है मेटा प्रोग्रामिंग सिस्टम, MPS, बस इसको वैसे याद रख लें। इसमें बेसिकली आप अपनी खुद से न्यू लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लैंग्वेज ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कह रहे हैं कि आप अपनी लैंग्वेज खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वो किसके थ्रू क्रिएट करेंगे, MPS के थ्रू क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही चीज है कि अपने मॉडल्स अपनी ही लैंग्वेज के अंदर आप लोग क्रिएट करना चाहें तो आप MPS के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.